हेलो माय रॉक स्टार्स, इकोलॉजी यूनिट का लास्ट बट सेकंड चैप्टर को क्विकली डिस्कस करेंगे विद हेल्प ऑफ माइंड मैप। तो ये है छोटा सा चैप्टर है, मीडियम वेटेज चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर भी है। सो इकोसिस्टम इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड इसका मतलब हमें पता ही है। सो इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड इट is made up of biotic and abiotic factors and there is going to be interaction among themselves, है ना। so ये इकोसिस्टम में आप देखोगे एबियोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, है ना। लेकिन इसके पहले क्या आता है? सो वी नो फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट वी विल बी एबल टू सी ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट इज सेम स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म साथ में बन जाता है पॉपुलेशन, एंड when there is different type of population it forms community, and different community when it interacts with the abiotic factors it becomes ecosystem, है ना। ecosystem में abiotic factors जो होता है it is these abiotic factors which is going to decide the vegetation in a particular area, है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर एंड एवरीथिंग, वहाँ का वेजिटेशन क्या होना चाहिए ये डिसाइड हो जाता है, एंड उसके हिसाब से वहाँ का हर्बीवोर्स या अलग अलग तरह का एनिमल्स उसके हिसाब से डेवलप हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द वेजिटेशन। ओके, एंड देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड स्पीशीज कंपोजिशन। सो स्पीशीज कंपोजिशन क्या होता है? एक जगह में जब अलग अलग तरह का स्पीसीज जो होता है, सो वी आर एबल टू डिटरमाइन दोज स्पीशीज बाय आइडेंटिफिकेशन, बाय एन्यूमरेशन, मतलब बाय काउंटिंग देम एज सच, है ना, ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम। दूसरे टर्म आता है स्ट्रैटिफिकेशन करके। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट यू आर एबल टू सी इन एन इकोसिस्टम। ओके, सो इसके अलावा अलग अलग तरह का इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, है ना। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ecosystem which has got a terrestrial environment is terrestrial ecosystem. Aquatic ecosystem होता है, example pond, lake, wetland and so on, which has got aquatic environment. And there is also man-made ecosystem जैसे crop लैंड हो गया, एक्वेरियम हो गया एंड पार्क हो गया, ये सारा मैन-मेड इकोसिस्टम है। ये अलग अलग तरह का इकोसिस्टम हो गया। एंड इकोसिस्टम में चार मेजर एस्पेक्ट्स आता है, दैट इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो फर्स्ट वी विल बी सीइंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होता क्या है? सो प्रोडक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बीन डन बाय प्लांट्स। ओके, सो इट इज द प्लांट्स विच एक्चुअली कॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, है ना। मतलब अभी मेरे में एनर्जी है, ये कैसे आया? क्योंकि मैंने आज दाल चावल खा लिया अभी अभी, है ना। अब दाल चावल कहाँ से आया? प्लांट्स में आया। प्लांट्स में कैसे एनर्जी आया? थ्रू द फोटोसिंथेसिस, है ना। मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन सा कंट्रीब्यूट, कौन सा ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट करता है? प्लांट्स जैसा ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रोप्स, है ना। सो इसमें आप देखोगे, मतलब व्हेन आई से प्लांट से एनर्जी आता है, it is because of the energy biomass which has been formed by the plants per unit area. And if you want to determine biomass, we can use the unit that is gram per meter square. ऐसे ही एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. बट इफ समवन वांट टू डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी एट पर्टिकुलर टाइम, देन वी हैव टू यूज द टर्म प्रोडक्टिविटी रेट. सो इसको कैसे कैलकुलेट करें? द यूनिट ओवर हियर इज gram per meter square per year. So the time that we are taking is year over here. And energy को कैसे calculate करें? That is kilocalorie per meter square per year, है ना। अब ये net primary productivity को हम calculate कर सकते हैं. That is NPP is equal to GPP minus R. What is GPP? Gross primary productivity. R is rate. So GPP minus R is going to be net primary productivity. ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। अभी देखेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? व्हेन प्रोडक्टिविटी इज इन कंज्यूमर इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, मतलब प्राइमरी के बाद जो आता है सेकेंडरी, फूड प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में, उसके बाद हम खा लेते हैं, हमारे अंदर कंज्यूमर हम है ना, हमारे अंदर आ जाता है एनर्जी या बायोमास। सो ये होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, सो ये हो गया प्रोडक्टिविटी के बारे में। अभी देखेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। प्राइमरी कंज्यूमर्स ले लो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ले लो, या प्रोड्यूसर को ले लो, किसी को भी ले लो, सारा सबको जाना है मिट्टी में, है ना। दैट इज आफ्टर वी डाई वी गो टू सॉइल, एंड सॉइल में क्या होता है? डिकम्पोजर्स विल बी डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी, डेड बॉडीज, है ना। सो the next aspect that we are going to see is decomposition.
that is organic matter would be broken into smaller organic and inorganic matter, है ना. And the next aspect is energy flow. So जब decomposers organic matter को inorganic matter के when the decomposers convert organic matter into inorganic matter, the energy will be flowing from कहाँ, plants into decomposers. And what happens next? Decomposers क्या करता है, ये जो छोटा छोटा जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है ना आफ्टर डिकम्पोजिशन, उसको डालता है सॉइल के अंदर. एंड जब प्लांट्स वहां ग्रो होता है, फिर से प्लांट्स के अंदर आ जाता है यही जो ब्रोकन मैटर बाय डिकम्पोजर्स. और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल. क्यों बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल? क्योंकि एक न्यूट्रिएंट मतलब जो भी डिकम्पोजर्स ब्रेक किया, अब ये गया सॉइल में, एंड जब एक प्लांट वहाँ ग्रो हो जाएगा, अब प्लांट के अंदर ये न्यूट्रिएंट आ गया, फिर से कोई ना कोई ये प्लांट को खा लेते हैं, फिर से वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. सो दिस इज गोइंग टू रिपीट, हेंस इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइकिल. सो ये हो गया हमारा 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम को एग्जाम्पल ले लेंगे, दैट इज पॉन्ड इकोसिस्टम ओवर हियर. And any ecosystem, if you consider, there is going to be abiotic, biotic factors. So ऐसे ही यहाँ भी आप देख सकते हैं abiotic, biotic and abiotic factor. Abiotic factors में यहाँ आप देख सकते हैं पानी आता है, सॉइल आता है, डे लेंथ, लाइट मैटर करता है, टेम्परेचर, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मैटर करता है ना. बायोटिक फैक्टर्स में आता है इन द पॉन्ड इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन, आई मीन अगेन बायो फैक्टर्स में बायोटिक फैक्टर्स में 3 फर्दर अलग अलग तरह का बायोटिक फैक्टर्स है, ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ एंड डिकम्पोजर. ऑटोट्रोफ आर द वन विच शो फोटोसिंथेसिस, जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, आल्गे हो गया, सबमर्ज्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, ये सारा ऑटोट्रोफ्स है विच आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. हेटेरोट्रोफ्स में कौन कौन सा एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आता है? जू प्लैंक्टन हो गया, जैसे यूग्लिना मानो या अमीबा मानो, है ना. फ्री या बॉटम ड्वेलिंग अलग अलग तरह का फॉर्म्स हो गया, जैसे आप देख सकते हैं स्नेल, फ्रॉग, फिश, ये सारा, है ना. डिकम्पोजर्स में आता है अलग अलग तरह का फंगाई, बैक्टीरिया एंड अदर फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिजम्स. सो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा अलग अलग तरह का बायोटिक फैक्टर्स विच इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द इकोसिस्टम. सो ऐसे ही डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम अलग अलग तरह का बायो फैक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेगा. ओके, so next we will be seeing decomposition in detail. So decomposition करता है decomposers, लेकिन decomposers को चाहिए होता है detritus, that is they need dead organic matter, है ना, which is called as detritus. So decomposition can be done by earthworm. So earthworm do decomposition and even loosening of the soil, and also they will be able to convert organic matter into inorganic matter. And there are different steps. 5th हो गया, 5 steps we will be able to see in decomposition, that is fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization. Let's first start with the fragmentation. नाम में ही है fragmentation, मतलब ब्रेक करना. तो जब detritus होता है एक सॉइल में मानो, या इन जनरल जब डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, इट कैन बी लीफ, प्लांट बेस्ड और एनीथिंग, एनिमल बेस्ड एज वेल, है ना. इन जनरल प्लांट बेस्ड हम यहाँ ले रहे. सो क्या होता है, ये डेट्रिटस को डिकम्पोजर्स जैसे अर्थवर्म जो होता है, सो दे विल बी इवन माइट्स, दे विल बी ब्रेकिंग द डेट्रिटस फिजिकली विदाउट एनी केमिकल चेंजेस. ओके, छोटा छोटा टुकड़े में पीसेस करता है, फ्रैगमेंटेशन करता है. And then we will be able to see next thing, that is leaching. That is water soluble molecules would be going down. So जब fragmentation करता है earthworm, जो भी water soluble molecules होता है वो soil के नीचे absorb होता है. Next is catabolism, which happens with the help of enzymes. Bacteria, fungi का enzymes जो है, they will be showing catabolism process. इसके बाद next आता है humification, which is called as accumulation of dark colored amorphous substrate. ये एक तरह का रिजर्वायर जैसे एक्ट करता है, मतलब जो भी अभी जो मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होता है वो
ह्यूमिफिकेशन होता है, मतलब देयर इज गोइंग टू बी ह्यूमस फॉर्मेशन. ओके, एंड द लास्ट प्रोसेस मिनरलाइजेशन, वेयर द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विल बी हैपनिंग फ्रॉम द ह्यूमस. सो ये सारा प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन में. And decomposition can be fast if there is more oxygen, if there is more nitrogen containing water soluble detritus. Detritus में जब water soluble molecules होता है, nitrogen containing molecules होता है, ज़्यादा जल्दी ही decomposition हो जाता है. And when there is warm and humid condition as well, the decomposition is going to happen faster. in NEET एग्जाम में आया था, क्वेश्चन आया था इससे लास्ट ईयर या लास्ट ईयर. एंड डिकम्पोजिशन स्लो कब होता है? जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, लाइक व्हेन देयर इज लेस ऑक्सीजन इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, उस टाइम होता है डिकम्पोजिशन थोड़ा स्लो. एंड इवन व्हेन देयर इज काइटिन एंड लिग्निन, ओके, इन द डेट्रिटस. सो नेक्स्ट वी विल बी सीइंग अबाउट एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो कैसे होता है? सो हाउ एग्जैक्टली एनर्जी फ्लो इज गोइंग टू हैपन? सो हमें पता है हमारा जो प्रोड्यूसर होता है, ऑटोट्रोफ्स होता है, दैट इज प्लांट्स, which is going to capture around 2 to 10% of PAR. What is PAR? Photosynthetically active radiation. मतलब पूरा सनलाइट का जरूरत नहीं होता प्लांट्स को, जस्ट 2 to 10% ऑफ पार चाहिए, वरना जस्ट 1.5% ऑफ टोटल सनलाइट इज इनफ फॉर अवर प्लांट्स टू शो फोटोसिंथेसिस. एंड हमेशा एनर्जी फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल मैनर में, and they follow 10% law which has been given by Lindman. Okay, मतलब एक ट्रोफिक लेवल से दूसरा ट्रोफिक लेवल जब एनर्जी फ्लो होता है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज बीन कैरिड फ्रॉम वन टू अनदर ट्रोफिक लेवल. ओके, सो अभी समझेंगे अलग अलग तरह का ट्रोफिक लेवल जो इकोसिस्टम में होता है. बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रोफिक लेवल होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि 10% लॉ फॉलो हो रही है. और इससे ज़्यादा मानो ट्रोफिक लेवल है, फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि एनर्जी मिलता ही नहीं है. लास्ट ट्रोफिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी एनर्जी नहीं मिलता. इसलिए इकोसिस्टम में आप लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रोफिक लेवल्स ही देख सकते हैं, बिकॉज दे फॉलो 10% लॉ ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल, मतलब एक इकोसिस्टम ड्रॉ करो तो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल में आएगा प्रोड्यूसर्स, दैट इज ऑटोट्रोफ्स, विच विल बी प्रोड्यूसिंग द फूड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना. And then we get to see primary consumers which consume the producers, that is herbivores, which comes in second trophic level. TL is team leader नहीं, trophic level. फिर आता है secondary consumers which is usually carnivore, which will be consuming the primary consumer herbivore. And then is tertiary consumer which is top carnivore, which comes in fourth trophic level. इससे ज़्यादा आप trophic level नहीं देखोगे, बहुत ज़्यादा trophic levels नहीं होता, क्योंकि अभी मानो यहाँ कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है प्रोड्यूसर में. ओके, लेट्स से द एनर्जी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर इज 100%. ओके, जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. ओके, 100 किलो जूल मानो. अभी 100 किलो जूल का 10% कितना हो गया? 10 किलो जूल, है ना. सो फ्रॉम प्रोड्यूसर जस्ट 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी वुड बी ट्रांसफर टू द प्राइमरी कंज्यूमर. 10 का 10% मानो कितना होता है? सो उतना एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर जाता है, एंड इसका फर्दर 10% एनर्जी जो है वो जाता है टर्शियरी कंज्यूमर में. सो दिस इज व्हाई वी विल बी एबल टू सी लिमिटेड ट्रोफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम. ओके, एंड इन एक्वाटिक फूड चेन, बाय द वे ये बन गया एक फूड चेन. ओके, ऐसे फूड वेब भी है, आप लोअर क्लास में पढ़ रखे होंगे, है ना. हमेशा फूड चेन आइडियल नहीं होता. इट डजंट मीन दैट मतलब अभी मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखो तो ये इकोसिस्टम में फूड चेन फॉलो नहीं होता, फूड वेब फॉलो होता है. दैट इज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विल बी एबल टू कंज्यूम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मानो यहाँ मैंने लिखा प्लांट, यहाँ लिखा ग्रासोपर, यहाँ लिखा लेट्स से फ्रॉग, दैट इज फ्रॉग इज एबल टू ईट ग्रासोपर. लेकिन ग्रासोपर को कुछ और भी एनिमल खा सकता है. हमारा फ्रॉग को बर्ड खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, कुछ और भी एनिमल खा सकता है. ओके, सो फूड चेन इज नॉट आइडियल, फूड वेब इज आइडियल एक्चुअली. ओके, एंड ये सारा ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर सकता है. इन एक्वाटिक फूड चेन GFC,
दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेन कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। मतलब एनर्जी फ्लो होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक फूड चेन में मेनली बाय द ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लोगे तो इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या होता है, DFC दैट इज डेट्रिटस फूड चेन इज द मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो। मतलब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ यू नो द एक्वाटिक फूड चेन। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम अलग अलग तरह का इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। सो producers at the base and top consumers is going to be at the apex at any of the ecological pyramid। मतलब देखो ये जो इकोसिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे, फूड चेन तो आइडियल है ही नहीं, हमें पता ही है ना। सो फॉर द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन वी यूज इकोलॉजिकल पिरामिड। और जब इकोलॉजिकल पिरामिड हम यूज करते हैं, बेस में हमेशा आता है प्रोड्यूसर्स, टॉप में आता है टॉप कार्निवोर्स। ओके, एंड देयर आर अलग अलग तरह का इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। सो द पिरामिड ऑफ नंबर, यहाँ आप देख सकते हैं इन ग्रासलैंड द पिरामिड ऑफ नंबर इज गोइंग टू बी ऑलवेज अपराइट। ओके, एंड इन फॉरेस्ट if you consider tree specifically, the pyramid of number is going to be उल्टा, that is inverted। क्योंकि आप एक ट्री को ले रहे हो एज अ प्रोड्यूसर एंड यू विल बी एबल टू सी जस्ट वन ट्री, है ना। एंड इफ यू कंसीडर इन दैट वन ट्री कौन कौन सा अलग अलग तरह का हर्बीवोर्स रह सकते हैं, देयर नंबर इज गोइंग टू बी लिटिल मोर कंपेयर टू दैट ऑफ ट्री नंबर, है ना। एंड वो हर्बीवोर्स को खाने के लिए, वो हर्बीवोर्स को खाने के लिए और भी कुछ कुछ कार्निवोर्स होंगे और उसके नंबर और ज्यादा होंगे। दैट इज वाई पिरामिड ऑफ नंबर इन द फॉरेस्ट स्पेसिफिकली ट्री इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। ओके, लेकिन इफ यू कंसिडर ग्रासलैंड, यहाँ ग्रासेस का नंबर ज्यादा होता है, फिर हर्बीवोर्स का नंबर आता है एंड इससे भी कम होता है कार्निवोर्स का नंबर। दैट इज वाई पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासलैंड इज गोइंग टू बी अपराइट। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम दे हैव अपराइट पिरामिड। क्यों? एक फॉरेस्ट में ट्री का जो मास होता है वो ज्यादा ही होता है कंपेयर टू दैट ऑफ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड एनीथिंग, दैट्स व्हाई। एंड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इट्स गोइंग टू बी इन्वर्टेड, क्योंकि एक्वाटिक इकोसिस्टम मानो पॉन्ड, पॉन्ड में क्या होता है, पॉन्ड में होता है फाइटोप्लैंक्टन, आल्गे, उसका बायोमास कम ही होगा ना कंपेयर टू दैट ऑफ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स दैट इज लिविंग ओवर देयर, है ना। नेक्स्ट, एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ऑलवेज अपराइट। सो ये हो गया अलग अलग तरह का पिरामिड के बारे में। एंड हियर वी आर डन विद अ छोटा सा चैप्टर इकोसिस्टम। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।